गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे ये पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में, जयनाड विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, कोटा यूनिवर्सिटी सहित भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन करवाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षा चाहे आरएस हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, यूपीएससी की या यूजीसी की, नेट हो या स्लेट हो, प्रतियोगी परीक्षा में भी महर्षि दयानंद पर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में प्रखर राष्ट्रवाद के प्रेरक, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रेरणा पुंज महर्षि दयानंद के जीवनचर्या के पश्चात हम आज दूसरा वीडियो जारी कर रहे हैं। उन पे उनकी जीवन परिचय पर संक्षिप्त में अपन ने एक पूर्व में वीडियो जो है वो जारी कर रखा है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के बहुत वह काम में आता है। आज चर्चा करेंगे राष्ट्रवाद, स्वामी दयानंद का राष्ट्रवाद, महर्षि दयानंद का राष्ट्रवाद। प्रखर राष्ट्रवाद के अग्रदूत तथा राष्ट्रीय अस्मिता के प्रेरणापुंज महर्षि दयानंद न केवल महान समाज सुधारक थे बल्कि प्रखर राष्ट्रवाद के प्रोधा भी थे। इस भारतीय भरत ने अपने विचारों के अंतर्गत निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की भावना को कूट कूट कर इस प्रकार अपने विचारों के अंतर्गत उसको भरा है जिससे प्रेरणा पाकर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की ओर अग्रसित होता है। तत्कालीन कालखंड में भौतिक तथा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के दो रूप विश्व के विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। राष्ट्रवाद का जो वैचारिक धरातल, राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीय आंदोलन का वैचारिक धरातल, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में चला, उसको वैचारिक धरातल महर्षि दयानंद के इस राष्ट्रवाद के विचारों ने दिया। भारतीय मार्टिन लूथर अपने इस राष्ट्रवाद के विचारों के अंतर्गत राष्ट्रीयता, राष्ट्र की अस्मिता, प्राचीन कालखंड की गरिमा युक्त हमारी परंपराएं तथा वैचारिक मूल्यों की उस सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए विश्वगुरु भारत के अंतर्गत जिन विचारों को हम भूल गए थे, उस वैदिक कालखंड की स्वर्णिम विचारधाराओं को पुनः प्रतिष्ठित करने का अथक प्रयास महर्षि दयानंद अपने विचारों के अंतर्गत करते हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश और ऋग वेदादि भाष्य भूमिका
इन तीन महानतम कृतियों के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश, वेदांग प्रकाश और ऋक्वाद्य भाष्य भूमिका के अंतर्गत जिन विचारों को उसने प्रतिबद्ध किया, उसने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका को भी अपने विचारों के अंतर्गत समझाया। उसने राष्ट्र की किस प्रकार व्यवस्था चलेगी उसके अंतर्गत राज्य आर्य सभा, विद्या आर्य सभा तथा धर्म आर्य सभा के अंतर्गत जिन विचारों को वो प्रतिष्ठित करता है, कालांतर में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, भारत के लोकतंत्र का जो हम परिष्कृत रूप देख रहे हैं, वो महर्षि दयानंद ने उस कालखंड में आर्य सभा के नाम पर राज्य आर्य सभा, विद्या आर्य सभा तथा धर्म आर्य सभा के रूप में प्रतिष्ठित किया। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के विचारों के अंतर्गत हम यदि राष्ट्रवाद के राजधर्म के बारे में पढ़े तो निश्चित रूप से उनके विचार मनु के आसपास और चाणक्य के आसपास घूमते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र तथा मनुस्मृति में उल्लेखित राजधर्म में जो राजा को परामर्श दिए गए हैं, उसका विवेचन उसके अंतर्गत मिलता है। महर्षि दयानंद अपने इस राजनीतिक विचारों के अंतर्गत राष्ट्रीय अस्मिता और हमारी गरिमा युक्त उन वैभवशाली परंपराओं को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए तथा विवेकहीन, आडंबर युक्त जो परंपराएं वर्तमान में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों के कारण जो प्रचलन में आई है, उनको नस्ते नाबूद करते हुए किस प्रकार महर्षि दयानंद अपने इस विचारों के अंतर्गत गरिमा युक्त परंपराओं को प्रतिष्ठित करते हैं। वो स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देते हैं कि राष्ट्रवाद का विचार उस कालखंड में भगवान श्री कृष्ण तथा शिवाजी महाराज कर सकते हैं, तो वर्तमान की परिस्थितियां तो अनुकूल है, हम क्यों नहीं कर सकते? राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महर्षि दयानंद एक भावयुक्त जिस परंपरा का वो प्रचार वो प्रसार करते हैं तथा उनको प्रतिष्ठित करने के लिए अथक जो प्रयास करते हैं, वो निश्चित रूप में कालांतर में जाकर के बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। उन्होंने कहा, कौरव और पांडवों की आपस की धर्म और अधर्म की जो लड़ाई थी, उस कालखंड में भी स्वराज्य की बात को बल देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुयायी श्री कृष्ण अपने विचारों के अंतर्गत जिन विचारों को प्रतिष्ठित करते हैं, वही भाव हम वर्तमान में क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि हमारी आपस की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कौरवों और पांडवों की लड़ाई के कारण न केवल कौरवों और पांडवों का सत्यानाश हुआ, बल्कि यादवों का। तो इन धूमिल परंपराएं, जो विवेकहीन परंपराएं हैं, आडंबर युक्त परंपराएं हैं, मलेच्छ मंतव्य वाले उन विदेशी आक्रांताओं ने जिन विचारों को हमारे यहां प्रतिष्ठित किया है, वो जो परंपराएं हैं, वो यहां पर नहीं होनी चाहिए।
उनको नस्ती नाबूद करके वैदिक कालखंड की उस स्वर्णिम परंपराओं को हम पुनः प्रतिष्ठित करते हैं तो निश्चित रूप से भारत में प्रखर राष्ट्रवाद की भावना प्रतिष्ठित हो सकती है। उन्होंने भारतीयों में निर्भीकता और निडरता के गुणों को पुनः स्थापित करने तथा उनमें इस भाव का संचार हो, अपने सोए हुए स्वाभिमान को जागरने के लिए। हमारा जो अतीत था वो किस प्रकार वैभवशाली था, दृढ़ चरित्रिक के साथ साथ प्रखर राष्ट्रवाद का जो भाव था वो तत्कालीन कालखंड के लोगों में पुनः प्रतिष्ठित हो, इस हेतु वो ऐसा परिवेश बना, वो आध्यात्मिक जो वैचारिक धरातल प्रतिष्ठित करते हैं वो निश्चित रूप से भारतीयों के लिए रामबाण सिद्ध होता है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत स्वामी दयानंद के विचारों को हम तह तक जाकर के देखें तो उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा में स्वदेशी और स्वराज्य पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना। स्वशासन तो स्वशासन होता है, सुराज गुड गवर्नेंस कभी भी स्वराज का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने सुराज और स्वराज्य में, सुशासन और स्वशासन में अंतर स्पष्ट किया, भारतीयों को समझाया। उस समय ब्रिटिश शासन को दिव्य स्वप्न समझने वाले कुछ भारत के जो लोग थे, तत्कालीन जो नेतृत्व करता थे, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को ईश्वरीय वरदान और दिव्य स्वप्न मानने वाले उन लोगों के मन में जो घृणित भाव उत्पन्न हो गया था उसको समाप्त करने के लिए, उस सोए हुए स्वाभिमान को जगाने के लिए, अपनी अस्मिता को पुनः उस अतीतशाली वैभवशाली परंपराओं को भारतीयों में भाव को संचारित करने के लिए महर्षि दयानंद ने कहा अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकारों को छीनना पड़ता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान वासियों का है। यहां पर यूरोपीय विशेषकर ब्रिटिश वासी यहां पर क्या मांगते हैं, इस प्रकार के भावों को प्रतिष्ठित करते हुए ब्रिटिश सरकार को दिव्य स्वप्न मानने वाले ब्रिटिश प्रस्त मानसिकता के लोगों पर करारा प्रहार करते हैं तथा वो स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देते हैं कि स्वदेशी और स्वराज स्थापित होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज तथा भगवान श्री कृष्ण और चाणक्य को अपना गुरु मानने वाले विरजानंद के इस शिष्य ने गुरु का आदेश पाकर के 1864 में 1864 में वेदों की ओर लोटों का शंखनाद किया तथा नारा दिया और भारतीयों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाते हुए उस वैदिक परंपराओं को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इस प्रकार की भावना को जागृत किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में निश्चित रूप से स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए। उस हेतु हमारे को वैदिक कालखंड की उन परंपराओं को पुनः प्रतिष्ठित करना है। वैदिक कालखंड की उस अखंड विजयी पताका को पुनः फहराने का दृढ़ संकल्प दोहराते हुए महर्षि दयानंद ने जिन विचारों को प्रतिष्ठित किया, कालांतर में वही जाकर के राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक धरातल
को प्रदान करते हुए और भारत में राष्ट्रवाद और प्रखर राष्ट्रवाद तिलक और सरदार पटेल जैसे लोग नेतृत्व के रूप में आगे आते हैं और परतंत्रता की बेड़ियों से इस भारत को मुक्त करवाते हैं। उन्होंने स्वभाषा, उसने कहा कि स्वभाषा किसी भी देश की राष्ट्रभाषा जो होती है वो राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए और प्रखर राष्ट्रवाद को और राष्ट्रवाद को संचारित करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जबरदस्त परिरक्षक और जबरदस्त परिपोषक एक राष्ट्रभाषा हो सकती है। स्वराज्य शब्द भी सबसे पहले महर्षि दयानंद ने दिया। तो स्वभाषा शब्द भी सबसे पहले महर्षि दयानंद ही देते हैं। देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए, यह उस कालखंड में महर्षि दयानंद देते हैं, लगभग आज से 2 शताब्दी पूर्व। वो इस बात से भली भांति विज्ञ थे, जानते थे कि यदि हम राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वभाषा के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से कालांतर में भारतीयों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। महर्षि दयानंद जिन विचारों को अपने इस राष्ट्रवाद के विचारों के अंतर्गत जो देते हैं उसमें स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा, राष्ट्रीय शिक्षा ये सबसे महत्वपूर्ण होते। निडरता, विवेकहीन परंपराएं तथा आडंबर युक्त मूल्यों को पुनः नष्ट करते हुए तथा वैदिक कालखंड की परंपराओं को पुनः प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के भाव का संचारण महर्षि दयानंद करते हैं। महर्षि दयानंद आर्य समाज के उस मंच के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो अपनी बातों को रखते हैं, स्वयं हालांकि गुजराती भाषा के थे लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। खुद संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और भी कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे, लेकिन वो जहां भी जाते थे देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को न केवल प्रबलता पूर्वक प्रबल मन से रखते थे बल्कि अपनी करनी और कथनी में अंतर किए बिना अपने भाषण भी इस देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा में करते थे, ताकि हिंदी के प्रति लोगों का एक जागरण का भाव हो और राष्ट्र की एकता का भाव संचारित हो। इस प्रकार महर्षि दयानंद के राष्ट्रवाद के अंतर्गत कई विचारों को उन्होंने संकलित करते हुए प्रखर राष्ट्रवाद की भावना को अग्रेसित किया। महर्षि दयानंद न केवल आर्य समाज के संस्थापक थे बल्कि इस भारतीय भारत ने आर्य समाज के संस्थापक होने के साथ साथ इस भारतीय भारत ने प्रखर राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में अपने विचारों को प्रतिष्ठित किया है। इस भारतीय मार्टिन लूथर के विचारों को हम तह तक जाकर के समझने की चेष्टा करें तो निश्चित रूप से एक बात ही हमारे के सामने उभर करके आएगी कि इन्होंने अपने विचारों में राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही सारे विचारों को घुमाया है। उनका एक ही ध्येय था, एक ही हेतु था कि भारत में राष्ट्रवाद स्थापित होना चाहिए। उस हेतु स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए। स्वराज्य शब्द निश्चित रूप से आगे तिलक और पटेल सहित कुछ लोग बढ़ाते हैं, लेकिन स्वराज्य शब्द सबसे पहले इस भारतीय मार्टिन लूथर महर्षि दयानंद ने दिया। तो विद्यार्थियों, आज हम महर्षि दयानंद के इस राष्ट्रवाद के विचारों में इतना ही पढ़े।